हमारे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में कल हमने जो डिस्कशन शुरू किया था हमारा, वो किया था कि हम क्या था, राउल्स लॉ, ठीक है ना। और फिर हम बात कर रहे थे कि जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, वो जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं और सॉल्वेंट हम ले रहे हैं, वो किस नेचर का है, उसके बेस पर हमने कुछ सॉल्यूशन बनाने के लिए देखा था कि अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को वॉलेटाइल ले लें, या फिर हम किसी एक को, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उनमें से किसी एक को नॉन वॉलेटाइल लें, तो ज्यादातर हम सॉल्यूट जो है उसको नॉन वॉलेटाइल लेते हैं, क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको अगर नॉन वॉलेटाइल ले लेंगे, सॉलिड ले लेंगे, तो वो प्रॉपर्ली जो है किसी चीज को डिसॉल्व, हम मतलब सॉल्यूशन किस तरह से बना पाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा अमाउंट में आपकी चीज होती है वो आपका सॉल्वेंट होता है, और वो हम लिक्विड लेते हैं, तो हमारे लिए जो सॉल्यूशन बनाना है वो आसान होगा। अगर सोचो कि अगर हम कम क्वांटिटी में ले लें लिक्विड को और ज्यादा क्वांटिटी में ले लें आपके सॉलिड को, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो तो एक पेस्ट जैसा जो है बन जाएगा। तो वहां पर उसको हम सॉल्यूशन क्या है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। तो लेकिन हम यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जो कैसे होने चाहिए, होमोजीनस होने चाहिए। तो हमारा ये जो डिस्कशन था वो ये था कि अगर हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट और वॉलेटाइल सॉल्यूट इन दोनों को अगर लें, तो जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, और उसके लिए जो ग्राफ है वो हम देख रहे थे। तो वेपर प्रेशर हमारा जो इंडिविजुअल, जो प्योर हमारे पास सॉल्वेंट ए है, ये हमने प्योर सॉल्वेंट ए ले लिया, और इधर हमने प्योर सॉल्वेंट बी ले लिया, सॉल्यूट सॉरी, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, इन दोनों को हमने मिक्स किया, तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमारे पास में आता है। तो इस ग्राफ को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कल कि क्या है, तो इसी से हम वापस आगे यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो मोल फ्रैक्शन बढ़ते हैं, और जब हम इस पॉइंट से, 0 पॉइंट से, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो शो कर रहा है। और इस एक पॉइंट से हम यहाँ देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये प्योर ए, मतलब यहाँ पर जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वो सिर्फ ए के ही है। इस समय हमने बी इसमें मिलाया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर जो बी का मोल फ्रैक्शन है वो 0 लिया। अब सोचो, जैसे जैसे हम यहाँ पर बी मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो ए है वो कम होता जाएगा इस तरफ से जब मूव करेंगे, और बी की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, या बी का मोल फ्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जो प्योर ए है उसका जो वेपर प्रेशर है वो यहां पर मैक्सिमम होगा, इस 0 पॉइंट पर जो हमने यहां पर ये मैक्सिमम दिखाया हुआ है। और जैसे जैसे हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर हम इस बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि इस प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर है वो ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। और जब ये पूरी तरह से यहाँ पर प्योर बी हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 0 हो गया, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा ए की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो प्योर बी सब्सटेंस है, इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा, इसको आप बी नॉट बी बोलोगे, वो यहाँ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्राफ आता है। तो आप यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो क्या है, वो पी ए के लिए है, कि पी ए जितनी भी क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है, मतलब जो हमारा सॉल्यूट ए और सॉल्वेंट बी, ये जब मिले हैं और इन्होंने जब ए बी बनाया है, तो यहां पर इस ए के, ये जो सॉल्यूशन है, इस ए बी सॉल्यूशन में ए जो है ये अपना कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है वो पी ए है, और बी अपना कितना पार्शियल प्रेशर लगा रहा है वो पी बी है। वो हम इस ग्राफ के स्लोप से निकाल सकते हैं। और ये जो लाइन है, जो हम पी ए और पी बी को अगर यहां से इस तरह से कनेक्ट कर दें, ये इस तरह से कनेक्ट अगर हम कर दें, तो ये आपका दिखाता है पी टोटल, ठीक है ना। और पी टोटल क्या होगा, पी टोटल होगा आपका पी ए प्लस
पी बी। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पी नॉट ए तब होता है जब प्योर ए का वेपर प्रेशर हो, पी नॉट बी कब होता है जब प्योर बी का वेपर प्रेशर हो। और ये जो पी ए है और पी बी है ये तब है कि इसका कितना, मतलब प्योर का नहीं है, यहां पर जब ये आपस में मिक्स हो गए उस समय ए की कंट्रीब्यूशन कितनी है और जो बी है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। मींस सॉल्वेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है जो एक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है ना, जो मतलब वेपर फॉर्म में है वो प्रेशर लगा रहा है। और यहां पर जो पी बी है वो ये है कि बी जो है वो कितनी क्वांटिटी में वहां पर अवेलेबल है जो प्रेशर लगा रहा है। इसी वजह से जो आपका पी ए है उसको आप क्या देते हो, उसको आप देते हो कि ये पी नॉट ए और ये जीटा ए। ये जीटा ए क्या है, ये इसकी मोल फ्रैक्शन क्वांटिटी है कि कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है जो प्रेशर वहां पर एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरह से जो पी बी है वो क्या है, वो आपका है पी नॉट बी जीटा बी, मतलब बी कितना मोल फ्रैक्शन में वहां पे प्रेजेंट है जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। सो ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको यहां पर समझ में अगर आ गया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आया है तो हम आगे इसी तरह के ग्राफ्स को और देखेंगे, वहां पर हम इस पर दोबारा बात करेंगे। तो अभी तक ये जो ग्राफ हमने लिया था वो किसके लिए लिया था, वो हमने लिया था जो हमारे पास में सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, और ये दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नेचर के हैं। ये भी वेपर बनाता है और ये जो सॉल्वेंट है ये भी वेपर बनाता है, दोनों ही वेपर बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और इसके कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वो एग्जांपल्स आप जरूर देखना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन कौन वॉलेटाइल होता है कौन वॉलेटाइल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कौन वॉलेटाइल होता है कौन वॉलेटाइल नहीं होता है, तो जितने भी लिक्विड्स हैं, मैंने कल भी कहा था आपको कि जो भी लिक्विड है, अगर आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों अगर लिक्विड ले लिए तो वो क्या होंगे, वो दोनों वॉलेटाइल होंगे, मतलब वेपर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक जो इनमें से हमारा कंपोनेंट है जो कि विशेषकर हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ये अगर आपने सॉलिड ले लिया तो ये सॉलिड कैसा हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा और वेपर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब हम हमारे दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। किन सॉल्यूशंस पर, ऐसे सॉल्यूशंस जो कैसे हैं, जिसमें जो सॉल्यूट है वो कैसा है, वो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल, और जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, वो वॉलेटाइल, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट हमारा नॉन वॉलेटाइल हो गया और सॉरी सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल हो गया और सॉल्वेंट हमारे पास वॉलेटाइल हो गया। तो इनके मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा इसका हम क्या देखना चाह रहे हैं अब, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ओके। सो ये हम देखना चाहते हैं। और ये सॉल्वेंट अगर यहां पर सबसे पहले अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि सब कौन सा एग्जांपल ऐसा हो सकता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो सॉल्यूट, और ये लिख देता हूं मैं यहां पर सॉल्वेंट, है ना। तो ऐसे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी सॉलिड वाले हैं, जैसे जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सुक्रोज, अगर बहुत सारे एग्जांपल्स में आप बोलोगे कि जो है सुक्रोज जो है वो एज अ सॉल्यूट हमने लिया है, या फिर हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यूरिया, हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज, है ना। इस तरह का कोई भी सॉलिड अगर आप सॉल्यूट ले लेते हो तो वो कैसा है, वो नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, ठीक है। ये गैस में कन्वर्ट नहीं होता या वेपर्स नहीं बनाता। और सॉल्वेंट ले लो, बहुत सारे सॉल्वेंट है, जितने भी लिक्विड सॉल्वेंट है, तो सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो क्या है, वाटर। उसके बाद में हम ये जो यूज करते हैं वो क्या है, एल्कोहल। और हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बेंजीन, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टोलुइन C6H5,
हम क्या यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सारे के सारे जो लिक्विड्स है, ये सब लिक्विड्स है, और ये सारे के सारे लिक्विड क्या है, वॉलेटाइल नेचर के हैं। तो ये जो है सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल, और ये जो सॉल्वेंट है ये कैसा है, वॉलेटाइल नेचर का है। ठीक है, तो इनका मिक्सचर हम बनाते हैं और इनके मिक्सचर से हम देखते हैं कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, क्या वेपर प्रेशर जो हमने यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन बनाया जहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों वॉलेटाइल थे, सेम वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा, उनका वेपर प्रेशर सेम इसी तरह के ग्राफ से आएगा, या इनका वेपर प्रेशर कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ बदल जाएगा। इन पर हम अब अपनी देखते हैं बात। तो मान लो कि ये हमारे पास में एक कंटेनर, और इसमें हमने क्या ले लिया, हमने यहां पर ले लिया एक सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कैसा है, वॉलेटाइल नेचर का, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सॉल्वेंट हमने ले लिया, लेट्स से कि ये ए है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्यूट ले लेंगे, सॉल्यूट, और ये क्या है, ये है आपका बी। ये कैसा है, ये नॉन वॉलेटाइल है, यहां पर मैं लिख देता हूं वॉलेटाइल, और ये हो गया नॉन वॉलेटाइल। अब आपस में आप क्या करोगे, इनको मिक्स कर दोगे, और मिक्स करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब ये नॉन वॉलेटाइल है तो ये गैस नहीं बनाएगा या वेपर नहीं बनाएगा। तो आप इसको मिक्स करो, तो यहां पर मिक्स करने पर जो चीज आएगी वो क्या आएगी, वो इस तरह की आएगी। आपको पता है वेपर, जब मैंने शुरू में क्लास स्टार्ट की थी इस सॉल्यूशन की, तो वहां पर उस वाले लेक्चर में बताया था कि जो वेपर बनती हैं वो कब बनती हैं, जब यहां पर जो प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल सरफेस पर, ये जब एनर्जी लेकर के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाए, इस सरफेस को छोड़ दें, इवोपरेशन जिसको हमने वाष्पीकरण कहा था। तो वाष्पीकरण मैंने आपको बताया था कि यहां जो अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल वो वेपराइज नहीं होता। वेपराइज क्या होता है, वेपराइज होता है ये जो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है। तो वेपराइजेशन या इवेपोरेशन एक सरफेस का फिनोमिना है। ओके, क्यों, उसका रीजन भी बताया था कि यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा वो चारों तरफ से अट्रैक्टेड होगा, वन डर वाल फोर्सेस से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो भी मॉलिक्यूल के बीच में लग रही होगी उसके थ्रू। और यहां सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सिर्फ नीचे आकर्षण बल होगा, है ना, और साइड में होगा, लेकिन ऊपर नहीं होगा। तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है। इस वजह से मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, वेपर बना लेते हैं, है ना। तो यहां क्या होगा, यहां पर आपने सॉल्वेंट जो लिया हुआ है ये आपका सॉल्वेंट मान लो, और यहां पे सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल्स थे, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे, ये वाला जो सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल्स। अब हमने क्या किया है, इसको सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्यूट अगर मिला दिया तो यहां पे बीच बीच में क्या होगा, जो सॉल्यूट है इसके मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, मतलब यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ये जो बड़े साइज का जो दिखाया हुआ है ये क्या है, ये आपका है सॉल्वेंट, और ये जो छोटे साइज के मैंने दिखाए हैं वो क्या है, सॉल्यूट। तो अब मैं जब इसको गर्म कर रहा हूं तो होगा क्या, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके नीचे भी एक लेयर होगी सॉल्वेंट की, ये यहां से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ये कुछ जगह जो है सरफेस पर घेर रहे हैं। आप यहां पे देखो, ये कुछ जगह जो है इन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है, तो जो इसके नीचे प्रेजेंट मॉलिक्यूल है वो ऊपर नहीं आ पाएगा। तो यहां जब सारे के सारे ए थे इसके सरफेस पर, तब सारे के सारे ए वेपराइज हो रहे थे, और उसका जो प्रेशर था पी ए, मतलब पी नॉट ए, और यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। यहां पर जो ए की वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ए जो है वो वेपराइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ जगह यहां पर बी ने भी क्या की हुई है, घेरी हुई है। ओके, तो जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्वेंट की वजह से, और जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्वेंट की वजह से, जब ये प्योर फॉर्म में है और यहां पर ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज पाओगे कि जो वेपर प्रेशर है जब प्योर सॉल्वेंट था उसका जो वेपर प्रेशर है, और जब ये सॉल्यूशन फॉर्म में जो ए की वजह से
वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ओके, कुछ कहना है? नहीं ना? तो ये है हमारे पास में सॉल्यूशन। तो यहां पे जो मैंने आपको बात बताई कि अगर हम किसी एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर जो यहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि देखो बी तो वॉलेटाइल होगा ही नहीं, ये तो वॉलेटाइल है ही नहीं, ये तो वेपर प्रेशर बनाएगा ही नहीं, तो सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है इस सॉल्यूशन में वो किसकी वजह से आया, वो सिर्फ और सिर्फ इस ए की वजह से आया है। और यहां पर भी जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, इस ए की वजह से है। तो आप कहोगे कि ये तो बराबर हो जाने चाहिए थे, जो पी ए नॉट है और जो पी ए है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बी तो वॉलेटाइल है ही नहीं, ये तो प्रेशर बना ही नहीं रहा कुछ भी, जब वेपर नहीं बना रहा तो प्रेशर नहीं बना रहा। तो इसका मतलब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन ये इक्वल नहीं होता। इक्वल क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर जो इसकी सरफेस है, इस सरफेस पर ये जो पार्टिकल्स आपको छोटे वाले दिख रहे हैं ये किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, जो जगह घेर रहे हैं। तो यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स ए के वेपराइज होंगे, और कम मॉलिक्यूल्स अगर ये ए के वेपराइज होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आप बोलोगे कि जो पी ए है इज लेस देन पी नॉट ए। ओके, चीज समझ में आ गई? यहां पर जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया। राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है, हमने आप लोगों को लॉ भी बताया, उसमें आपने बताया कि जो सॉल्यूशन है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट भी कैसा, वॉलेटाइल कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट कंपोनेंट, है ना। मतलब कि सॉल्यूशन अवस्था में जो आंशिक वेपर प्रेशर है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि इस जैसे ए है तो इस ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो हमने यहां पर बात की थी, ठीक है, कि इसका मोल फ्रैक्शन पी ए का क्या है, मतलब ए जो सॉल्वेंट है उसका क्या है, पी ए, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके मोल फ्रैक्शन के। और फिर हमने यहां पर कहा कि साहब ये के कांस्टेंट आ गया और यहां पर ये जीटा ए आ गया, के की वैल्यू आपने निकाली थी, है ना। और क्योंकि हमने ऐसा माना कि ये अगर प्योर फॉर्म में है तो प्योर फॉर्म में हमने इसको निकाल लिया, तो यहां पर के की जो वैल्यू आ गई थी वो क्या आ गई थी, वो आ गई थी पी नॉट ए। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी, ये राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, इस ए की वजह से है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसका जो पी टोटल हो जाएगा या पी सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन, ये पी सॉल्यूशन ये किसके बराबर होगा, ये इस ए कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। क्लियर? अब इसी को, ये जो इक्वेशन हमारे पास में है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो जीटा ए है, क्योंकि हमें पता है जीटा ए क्या है, जीटा ए है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस ए, ये जो ए है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यही है ना। और जीटा बी क्या होता है, जीटा बी हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना। और हमें यह भी पता है कि जीटा ए प्लस जीटा बी मतलब दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर मिला दिया जाए तो जो हमारे पास में वैल्यू आती है वो क्या आनी चाहिए, एक आनी चाहिए। तो ये जो जीटा ए है इसकी जगह हम ये भी तो रख सकते हैं, जीटा ए इक्वल्स टू 1 माइनस जीटा बी, ये भी हम रख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हम यहां पर पुट कर देते हैं, वो अगर वैल्यू अगर आप पुट करते तो क्या आता है, ये हमारे पास में आता है
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या आंशिक जो वाष्प दाब है ए का, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा ये पी नॉट ए तो है ही हमारे पास में, पी नॉट ए, और यहाँ पर आप जीटा ए की जगह क्या रख सकते हो? ये 1 माइनस जीटा बी रख सकते हो, तो इसको आप रख दो यहाँ पे 1 माइनस जीटा बी, है ना। फिर इसको सॉल्व कर दो आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए और माइनस, और इसको इससे किया तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए जीटा बी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जो है क्या कर सकते हैं हम? रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करेंगे तो ये जो पी ए है इसको एक तरफ ले लो, तो जो हमारे पास में वैल्यू है पी नॉट ए जीटा बी इक्वल्स टू, ये हमने इस तरफ ले लिया और इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ए माइनस पी ए। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ जाता है, और इस इक्वेशन में देखो हमने क्या निकाला? जीटा ए, सॉरी कहां गया ये, इसका प्रेशर, इसका ए की वजह से जो प्रेशर है, और यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? यहां पर इसको और आगे सॉल्व करें तो ये जीटा बी आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास में पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ओके, तो ये दो इक्वेशन जो है, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो? मोल फ्रैक्शन। आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हो कि ए का कितना है, मतलब ए की वजह से जो सॉल्यूशन है हमारा उसका वेपर प्रेशर कितना है, और आप यहाँ पर इससे भी निकाल सकते हो कि जो हमारे पास में जीटा बी है उसकी क्वांटिटी कितनी है। उस क्वांटिटी को आप माइनस कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास? वो वैल्यू आ जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से जो प्रेशर हमें मिल रहा है। क्योंकि ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आप देखो, ये वैल्यू हमारे पास में क्या है? ये वैल्यू है हमारे पास में तब जब हमारे पास प्योर फॉर्म में ए है। ये वैल्यू हमारे पास तब है जब हमने सॉल्यूशन बना लिया है, और सॉल्यूशन के टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो वैल्यू होगी पी नॉट ए, ये हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा, क्योंकि इस समय क्या था? ये प्योर अवस्था में था, प्योर स्टेज में, और जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो वहां पे बी मॉलिक्यूल्स उसके बीच बीच में आ गए, जिसकी वजह से ज्यादा ए ऊपर वेपराइज नहीं हो पाएगा। तो उस वैल्यू, तो वो वैल्यू अगर घटा दी जाए, टोटल हमारे पास ए की वजह से जो प्रेशर था उसमें से जो सॉल्यूशन है उसकी वजह से जो प्रेशर है वो अगर घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो हमारे पास आ जाएगा कि जो बी जो है उसकी वजह से प्रेशर क्या था, ठीक है। तो और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये देखो यहां ज्यादा है और यहां प्रेशर कम है, तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर कम हो गया। मतलब कि अगर आप एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब मिलाते हो, वो भी कैसा? सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल, और ये वॉलेटाइल, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, लो हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये हमारी क्या है? इतना अमाउंट में जो वेपर प्रेशर है वो लोअर हो गया या लो हो गया, है ना। और इसी को आप पढ़ते हो, एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हालांकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम फाइनल ईयर में पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहे, लेकिन क्योंकि हमें दो टाइप के सॉल्यूशन बनाने थे तो यहाँ पर ये टर्म आ गया कि साहब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जा रहा है। जब हम इसमें सॉल्यूट ऐसा मिला रहे हैं जो नॉन वॉलेटाइल है, तो जो यहाँ पे वेपर प्रेशर था वो क्या हो गया? इस क्वांटिटी से कम हो गया। तो इसे हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे आप पढ़ते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को देखो कैसे होगा। देखो हमारे पास में जो यहां पर एक सॉल्वेंट था ए, इसमें हमने जब बी मिलाया तो बी क्या था? नॉन वॉलेटाइल था। इस प्योर ए का जो मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेट से कि 100 डिग्री है। जब मैंने इसमें बी भी मिला दिया और बी क्या हो गया? ये इसके सरफेस पर यहां पर आ गया, तो ये बी भी क्या करेगा?
जो हीट मैं दे रहा हूं उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ए भी एब्जॉर्ब कर रहा है, बी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये दो चीजें एब्जॉर्ब करनी है, तो सॉल्यूट मिलाने पर जो सॉल्वेंट है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी वेपराइज होने में, क्योंकि कुछ हीट तो ये बी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब प्योर सॉल्वेंट जब ए लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और जब मैंने उसमें बी मिला दिया और ए भी हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100 से ज्यादा। और 100 से ज्यादा इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको हम फाइनल ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। वो जो सॉल्यूट हमने लिया है इसका अमाउंट, अगर आप यहां पर ये जो सॉल्यूट है ये कम डालोगे तो यहां पर वेपर प्रेशर कम लोअर होगा, और ये अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में डाल दोगे तो ये सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे इस ए का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूट है इसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ओके, चलो ये चीज हमारे पास में जो अब तक मैंने आप लोगों को बताई वो सारी की सारी बेसिक्स थे इस सॉल्यूशन वाले चैप्टर को पढ़ाने के लिए, जो मैं आपको मतलब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो हमारा डिस्कशन चलेगा उसको लेकर के सारे बेसिक्स अभी मैंने आपको बताए। जो हमारा मेन जो सिलेबस है या मेन जो पार्ट है वो अब शुरू होगा, और वो क्या है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इससे पहले का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म जो है वो काम में आने वाली थी, और वो जो चीजें हैं अगर आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो अब जो आइडियल सॉल्यूशन और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये आप लोगों को बहुत आसानी से इस समझ में आ जाए। तो पहले जैसा मैं उस दिन भी कह रहा था कि जैसे आप गैसेस के बारे में पढ़ते हो कि आइडियल गैस है कोई या नॉन आइडियल गैस है, जिसको आप रियल गैसेस बोलते हो, इसको हम रियल सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और यू कैन से इट रियल सॉल्यूशन। ओके, तो क्या होती है वो, भाई जो गैस नियमों का पालन करे परफेक्टली हर कंडीशन में उनको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। और जो गैस नियमों का पालन ना करे उस गैस को हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल गैस या रियल गैस। इसी तरह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आइडियल कब होगा, वो आइडियल तब होगा जब हम उन पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि साहब इस चीज को फॉलो करना चाहिए। जैसे आइडियल गैसेस के लिए हमने बताया था ना कि वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, चार्ल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर है उसका फॉलो करना, ये सारे के सारे कुछ गैस के जो लॉज हैं उनको फॉलो करता है, तो वो आइडियल गैस है। और यहाँ आइडियल सॉल्यूशन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास में कुछ चीजें हैं। पहली जो चीज है वो ये है कि उसको राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। राउल्स लॉ, ठीक है ना, तो इसको फॉलो करना चाहिए। और राउल्स लॉ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, भूल गए हो तो फिर बता देता हूं कि जो भी किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर है वो उसमें उपस्थित उस सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम उस सब्सटेंस को ए मानते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, पी ए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये राउल्ट्स का नियम है। तो राउल्ट के नियम को उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए या उसका पालन करना चाहिए। अगर वो इस नियम का पालन नहीं करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम अभी और डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरी चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि जो वॉल्यूम है
जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो, है ना, आप यहां पर सॉल्वेंट लेते हो, सॉल्यूट लेते हो, इसको आपस में मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, तो होता क्या है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम लोगे जिसको हम V1 बोलेंगे, इसका कुछ वॉल्यूम लोगे जिसको हम V2 बोलेंगे, और इसका कुछ वॉल्यूम बनेगा जिसको हम V3 बोलेंगे। तो ये जो V1 आपने मिलाया V2 में, और जब ये V3 बना, तो इसमें जो चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे डेल्टा V मिक्सिंग। ये डेल्टा V मिक्सिंग जो है, जो कि वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है, वो कैसा होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, वहां पर डेल्टा V मतलब हमने यहां पर मान लीजिए कि ये 50 ml ले लिया, और ये मान लीजिए कि 100 ml ले लिया, तो ये जो V3 है वो कैसा होना चाहिए, वो 150 ml होना चाहिए। यहां पर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V3 ये होना चाहिए। तो ये दोनों टोटल क्या है, 150। V3 का जो टोटल है वो कितना आया, 150। तो ये दोनों में क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी 150 ml था, ये भी 150 ml है। तो वही यहां पर है कि वॉल्यूम जो मिक्सिंग है उसका जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, 0 चेंज होना चाहिए। उसमें वॉल्यूम में ना तो बढ़ना चाहिए वॉल्यूम, ना ही उसका वॉल्यूम घटना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज डेल्टा H मिक्सिंग, मतलब जब आपने यहां पर ये सॉल्वेंट लिया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ एंथैल्पी होगा H1, इस सॉल्यूट का भी एंथैल्पी होगा जिसको हम बोलेंगे H2, और यहां पर जो सॉल्यूशन है इसका भी एंथैल्पी होगा H3। तो जो टोटल एंथैल्पी में चेंज आया है मिक्स करने पर, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, अब ये एंथैल्पी कैसे और वॉल्यूम कैसे करता है उसको आप यहां पर एक चीज से समझ सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, इंटरएक्शन। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। देखो यहां पर जब हमने एक कोई सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट मान लीजिए कि हमने वहां पे ए सॉल्वेंट लिया, तो देखो ए जो सॉल्वेंट हमने लिया है, दूसरा ए का मॉलिक्यूल इधर भी होगा, दूसरा ए का मॉलिक्यूल इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ ये ए के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, और इनके बीच में क्या होंगे, वंडरवाल फोर्सेस होंगे, या कोई दूसरे टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। हमने अगर मान लीजिए कि वाटर ले लिया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से घिरा होता है, आपको पता है, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और वंडरवाल फोर्सेस भी होंगे। और वेपर में कन्वर्ट करना है तो हमें उस एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, वो वेपराइज होगा। तो यहां पर भी ए वेपराइज कब होगा, जब इस वंडरवाल फोर्सेस को हम ब्रेक कर दें। ये सारे के सारे वंडरवाल फोर्सेस जो है, या जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको हम ब्रेक कर दें। अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो भी क्या होगा, ए बी में तभी मिक्स होगा, और ये हमारे पास में मान लीजिए कि बी है, और बी भी क्या होगा, ये भी चारों तरफ से कई सारे दूसरे जो बी हैं उनके साथ में घिरा हुआ होगा, है ना, ये इस तरह से। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बी बी के बीच में है और ए के बीच में है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, जिसको हम ए से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहां पर इसको बी बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बहुत सारे नहीं दिखाते, सिर्फ इसी से। तो अगर सोचो कि ये जो इंटरेक्शन है जो ए के बीच में है, ये अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये ज्यादा आसानी से क्या नहीं करेगा, टूटेगा नहीं। और ऐसे ही ये भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये ज्यादा आसानी से टूटेगा नहीं, और ज्यादा आसानी से नहीं टूटेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम।
ठीक है, चलो हम यहां पर वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसको हम मान लेते हैं H1। इसको तोड़ने के लिए हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम मान लेते हैं H2 कि एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी इसको हम यहां पर दे रहे हैं। और जब ये AB बनाएगा तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, निकलेगी, क्योंकि जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी निकली यहां पर उसको हम मान लेते हैं H3। तो यहां तोड़ने के लिए मान लीजिए कि 10 जूल्स एनर्जी काम आई, इसको तोड़ने के लिए जो है वो 20 जूल्स एनर्जी काम आई, और ए और बी जब आपस में मिले तो जो एनर्जी निकली वो क्या निकली, वो 30 जूल्स निकली। मतलब जितनी एनर्जी यहां पर काम आई है उतनी ही एनर्जी यहां पर निकल गई है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जो H1 प्लस H2 इक्वल्स टू H3, यही होगा ना, कि ना तो यहां पर एनर्जी काम आई और ना ही एनर्जी यहां पर निकली, जो ओवरऑल रिजल्ट रहा वो क्या रहा, 0। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जहां पर ए और बी को मिलाने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं आए। अच्छा, वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं आए उसको भी हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि साहब ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब ए बी बन जाएगा तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप ये देखो कि अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ए बी बन रहा है, इस ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास, ज्यादा अट्रैक्शन। और यहां जो ए के बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। तो हम यहां पे मानते हैं कि ए के बीच का अट्रैक्शन क्या है, लो, और यहां पे बी का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, लो। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी भी मान लेते हैं, इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं लेट से 10 यूनिट्स, और इसकी क्वांटिटी मान लेते हैं लेट 10 यूनिट्स। ये भी 10 यूनिट्स और ये भी 10 यूनिट्स, दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 10 यूनिट्स के हैं। लेकिन यहां पर जो ए बी का जो अट्रैक्शन है वो क्या है, वो 40 यूनिट्स का है। तो ये जीरो तो नहीं हुआ, ये यहां पर क्या हो गया, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहां पर जो जो यहां पर जो अट्रैक्शन था वो क्या था, ऐसा, ये बी ऐसा, और यहां पर अट्रैक्शन क्या है, ए बी का, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों बराबर रहते हैं कि इस ए और इस बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो, मतलब ये भी 10 यूनिट्स, ये भी 10 यूनिट्स, और यहां पर इनका अट्रैक्शन 20 यूनिट्स, ठीक है, तो इनका टोटल बराबर है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जहां पर दो इन चीजों को जब हम मिलाएंगे सॉल्वेंट सॉल्यूट को, तो वहां पे वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं हो, और उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इजीली समझ गए। हम यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, उसको भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आसानी से समझ गए। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजों को फॉलो करना चाहिए तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। और अगर वो इन तीन चीजों को फॉलो नहीं करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। अच्छा, कई बुक्स में और दो चीजें और लिखी होती हैं, वो दो चीजें क्या हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो चीजें हैं आपकी देखो, जब जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या देखा कि जब हम किसी भी दो चीजों को मिलाते हैं या हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो जब हम दो चीजों को मिलाएंगे, क्योंकि जब प्योर ए फॉर्म में है तो उसकी एक एंट्रोपी होगी, और जब वो बी फॉर्म में प्योर फॉर्म में है तब उसकी एंट्रोपी होगी। लेकिन जब इन दोनों चीजों को हम मिला देंगे और ए बी बना देंगे तो इसकी एंट्रोपी क्या बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और दो चीजों को मिलाने पर हमेशा और हमेशा पार्टिकल्स बढ़ेंगे। यहाँ पर ए के 100 पार्टिकल्स थे, यहाँ पे बी के 100 पार्टिकल्स थे, यहाँ पे ए बी पे कितने हो जाएंगे, 200 पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो जब
नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, तो एंट्रोपी हमेशा और हमेशा क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। ठीक है ना, कब, जब हमने इसको मिक्स किया है। तो ये एंट्रोपी मिक्सिंग जो है उसमें जो चेंज है वो हमेशा 0 से ज्यादा होता है। अब वो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तब भी हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे जब हम इस ए को बी से मिलाएंगे। तो ये हमेशा आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। और एक चीज हमने पढ़ी थी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसमें भी चेंज होगा, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, जब हम ए को बी से मिलाएंगे, ये जो ए है इसको जब बी से मिलाएंगे और जब ये ए बी बनाएगा तो होगा क्या, ये रिएक्शन होगी, तो ये अपने आप हो रही है या इसको हमें करवाना पड़ रहा है। ये जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं इसको हम जब आपस में मिक्स करेंगे तो वो अपने आप मिक्स होकर के सॉल्यूशन बना लेगा या हमें उसके ऊपर काम करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्री एनर्जी में भी चेंज होगा कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने एक चीज देखी है क्या, कि उसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम होनी चाहिए, मतलब डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो ये जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर, सॉरी लेस देन 0। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर दोनों पर क्या रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, इसलिए इन दोनों को हम ज्यादा कंसिडर नहीं करते। हमें पता है कि हमेशा मिक्स करने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, वो 0 से ज्यादा होगी, और हमेशा मिक्स करने पर जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप मिल रहे हैं। हम ऐसे सॉल्यूशंस को स्टडी नहीं कर रहे कि मैंने ए मिलाया और बी मिलाया और वो आपस में रिएक्शन ही नहीं कर रहे और वो यहाँ पर मिक्स ही नहीं हो रहे, तो वो मिक्सचर बनेगा ही नहीं, मतलब वो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। और वो सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो यहाँ पर जो डेल्टा जी का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बट हम यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन ही नहीं बना पा रहे तो उन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो ये वाली सिचुएशन जो है उसको हम लेंगे ही नहीं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो सॉल्यूशन बना रहा है, जब सॉल्यूएंट सॉल्यूट के साथ मिल रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, तो उस समय जो हमारा डेल्टा जी मिक्सिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, वो निगेटिव में आएगा, मतलब कि 0 से कम होगा। तो ये दो कंडीशन किसी के लिए भी, चाहे वो सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, हमेशा सेम रहती हैं। इसलिए इनको हम कंसिडर ना करके क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ इन 3 चीजों को कंसिडर करते हैं। क्या, कि उसको राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, उसका जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज है मिक्स करने पर, वो 0 होना चाहिए, और जो डेल्टा एच है उसको जब हम मिक्स करते हैं वहां पर डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो भी 0 होना चाहिए। ये 3 चीजों को फॉलो करने वाला सब्सटेंस, सॉरी सॉल्यूशन, आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। और अगर वो इनको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, कि वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करे और उसका डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो अगर 0 नहीं हो, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, वो फिर वो नॉन आइडियल या फिर जिसे आप बोलोगे रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर करता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ओके, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे कि अगर ये 0 नहीं है तो या तो उसका वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम बढ़ेगा, या तो उसका डेल्टा एच कम होगा या डेल्टा एच का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो डेल्टा एच डेल्टा वी, इनके वॉल्यूम जब घटेंगे बढ़ेंगे तो उस तरह के सॉल्यूशंस कैसे होंगे, उनके लिए ग्राफ क्या आएगा, और जब ये 0 रहते हैं उनके लिए ग्राफ क्या आएगा, जब वो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे बात